मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग का जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसका सॉल्यूशंस क्या है उस सॉल्यूशंस के ऊपर बात करूंगा। उस टेस्ट में मैंने आपको 29 क्वेश्चन दिए थे, तो उन 29 क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ उन सब के टेस्ट का सॉल्यूशंस कैसे हुआ है, कौन से क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जितने भी टेस्ट मैं आपको दूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से नीट 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो टेस्ट मैंने आपको पहले दे दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो टेस्ट आपके आते रहेंगे और जो मैंने पहले दिए उनका मैं सॉल्यूशन देते चल रहा हूँ आपको। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट का मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, कैसे हर क्वेश्चन को करना है। और एक बात और याद रखिए, आपको हर टेस्ट के सॉल्यूशन को देखना है। वो ये नहीं है कि 29 क्वेश्चन ही करने हैं। कहने का मतलब ये कि 29 क्वेश्चन से आपको 29 कॉन्सेप्ट मिलेंगे और वो 29 कॉन्सेप्ट ही आपको लगाने हैं। ये नहीं कि यही आएगा क्वेश्चन, इसके जैसे भी आ सकता है। तो इसलिए हर टेस्ट के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से देखिए, उसको समझिए और नोट करते चलिए कि मैंने हर एक क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट बताया है और वो कॉन्सेप्ट लगाने से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप सभी के पास वो टेस्ट है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को बोलता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको देखना है। ओके, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है। देखिए, अब उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि कौन से कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, उसमें आपसे पूछा था कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, किसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होना है। तो देखिए, वहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे। एक तो CO दिया गया था, एक आपको वहां पे CCl4 दिया गया था, थर्ड आपको वहां पे NH3 दिया गया था और फोर्थ आपको वहां पे CH3Cl दिया गया था। तो देखिए, जब भी आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, आप कुछ मत करिए, सेंटर एटम देख लीजिए। क्या देखिए देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा कि शॉर्ट ट्रिक बताता चलूंगा, वो शॉर्ट ट्रिक ही आपको लगानी है। अब यहाँ पे पूछा है कि इन चारों में से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, वो ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा सिमेट्रिकल है। तो आप कुछ मत करिए, ये देख लीजिए कि जो सेंटर एटम कौन होता है, जो अकेला होता है। तो जो सेंटर एटम है वो कौन से ग्रुप का है, और वो जिस ग्रुप का है, सेंटर एटम का ग्रुप नंबर देखिए, क्या देखिए, ग्रुप नंबर। और जो उसका ग्रुप नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CCl4 है, तो यहाँ पे सेंटर एटम कौन से ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है। और वो जिस ग्रुप का है, अगर उससे फर्स्ट ए ग्रुप या 7A ग्रुप का एक जैसा एटम उतना ही अटैच है, तो उसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो होना है। अब जैसे कार्बन है, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन आता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन। और सेवेंथ ए ग्रुप की बात करें तो सेवेंथ ए ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये होता है, अब जैसे कार्बन है, कार्बन कौन से ग्रुप का, फोर्थ का है, इससे अटैच भी कितना है, 4 ही है। एक जैसा होना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे भी था, ये कार्बन है, CH3Cl, तो इसके जैसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखेंगे ना। तो उसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज कैसा होगा, जीरो होगा। उसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज कैसा होगा, जीरो। क्योंकि कार्बन कौन से ग्रुप का, 4, और इनमें से अगर कोई सा भी अटैच है तो एक जैसा अटैच होना चाहिए, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा आपको, ऑलवेज जीरो। याद रखिएगा ना। बहुत से एग्जाम्पल आप देख एकदम कर सकते हैं, मैं और बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे SF6, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सल्फर कौन से ग्रुप का है, 6, और इससे जो अटैच है वो एक जैसा होना चाहिए, इनमें से एक जैसा ही फ्लोरीन, डाइपोल मोमेंट जीरो। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। और हो सकता है PCl5, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, 5, कितना अटैच है, Cl, एक जैसा होना चाहिए, 5 ही है। क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो, और कैसा हो जाएगा आपका, सिमेट्रिकल। ओके, कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, आपसे पूछा गया था कि ये दिया गया था आपको HF, H2O,
NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ठीक है ना, इन चारों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो ऑलवेज याद रखिए, अगर आपके पास जो कंपाउंड दिए गए हैं, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं देखेंगे। देखिए, जब भी हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ जुड़ा होगा? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, तो वहां पे ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसी में ऑलवेज क्या? डाइपोल मोमेंट भी आपका ज्यादा होगा। अगर हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी करता है, जो सबसे ज्यादा बनता है, वो कहाँ बनता है? ऑक्सीजन में बनता है। तो ऑलवेज याद रखिए, अगर हम इन चारों में बात करें किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा या किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इस क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट पूछा गया था कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, तो ऑलवेज अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा उसी का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो किस क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर थी। इस क्वेश्चन में एरर थी। एक्चुअली में एरर क्या थी कि इसका जो आंसर मैंने बताया था वो आपको सी बताया था, और सी में जो मैंने बताया था वो ऑप्शंस में CH3NCO लिखा हुआ था। एक्चुअली में बेटा यहाँ पे NCO नहीं था, यहाँ पे आप चेंज कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे CNO था। तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में बनेगा। तो कंप्लीटली कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहां पे NCO नहीं है, थोड़ा वो मिसप्रिंट हो गया, मेरे से गलत लिखा गया, आप उसको चेंज कर लीजिए, वहां पे CNO है। अब यहाँ पे देखो कंप्लीटली बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, ये कार्बन है, कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन है, और ये वाला जो कार्बन है, अब आपको पता है ना नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है? 5। अब 5 ग्रुप में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में यूज कर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 5। तो इसके पास ये बच रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की। तो जब इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो इससे ले लेगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? HCH, H, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये अपना लॉन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? तो यहाँ पे कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसको चेंज कर लेंगे। ओके, कंप्लीटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो उस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? इसका सी आंसर होता है। उसमें मैंने NCO लिख दिया था, NCO नहीं है, सॉरी बेटा, CNO होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया उसने। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 4 की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होती है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होती है? तो डायरेक्टली वैसे तो क्वेश्चन ये याद रखने वाला है, क्योंकि अगर हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात करें तो वो क्या होता है आपका? बोरान नाइट्राइड होता है। बोरान नाइट्राइड होता है, BN इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑलवेज बेंजीन के समान होती है। इसमें क्या होता है? आपका बोरॉन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ बोरॉन और यहाँ नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? ये कंडीशन जनरेट होती है। तो ग्रेफाइट की भी ऐसी होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है? बेंजीन रिंग चलती है, ये होती है। अब यहाँ पे ये तो कंडीशन जनरेट हुई है। उसने कहा कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे कहते हैं, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कौन सा हो गया आपका? बोरॉन नाइट्राइड, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी बेंजीन की तरह होती है, लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग चलती है वो बोरॉन और नाइट्रोजन के साथ चलती है। इस तरह से कंडीशन क्या होती है आपकी? जनरेट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था कि जो आपके पास H2S2O7 है, जिसको हम ओलियम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलियम। तो उसने ओलियम में आपसे पूछा था कि जो ओलियम है ये कितने आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? तो देखिए, बड़ा इजी तरीका होता है। जब भी आपसे ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है, इससे अलग में आपको दे सकता है, वो H2S2O8 भी दे सकता है, H2SO5 भी दे सकता है, तो कोई सी भी कंडीशन में आ सकता है। मैं इसमें आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, जैसे आपको H2S2O7 दिया है,
ये याद रखिए कि जितना हाइड्रोजन है उतनी ऑक्सीजन के साथ, पहले सल्फर लिख लो, कितने सल्फर है? 2, आपने लिख लिया। अब ये देखिए कि उस कंपाउंड में जितना हाइड्रोजन है वो उतनी ऑक्सीजन के साथ OH बनाएगा। इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद याद रखो, जब भी सल्फर के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्या है? ऑक्सीजन है। मैंने क्या बोला है? जब भी सल्फर के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, तो याद रखना सल्फर पे हमेशा 2 कोऑर्डिनेट बनाना है आपको। कोई सी भी स्ट्रक्चर बना लो, अगर सल्फर है और सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो एक सल्फर पे 2 क्या लगा दो आप? ऑक्सीजन लगा दो। क्या लगा दो? ऑक्सीजन। लेकिन ये कंडीशन याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है। अब आपने 2 सल्फर, H2SiO7 था, आपके पास 2 सल्फर थे, आपने 2 सल्फर लिख दिए। जितने H है उतने H बना दिए। मैंने क्या कहा है? जितनी सल्फर है उससे 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट लगा दो। लगा दिया। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, एक बची, एक इससे जुड़ गई। ओके, तो अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन को दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो 1 2 3 4, 4 क्या हो गया आपके? कोऑर्डिनेट। 4 कैसे हो गए आपके? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये क्या हो गए? जब नॉन मेटल से नॉन मेटल अटैच होती है तो कोवलेंट। तो कोवलेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 कैसे हो गए आपके? कोवलेंट। तो 6 कोवलेंट और 4 कोऑर्डिनेट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। पेपर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 में आपको न्यूमेरिकल्स दिया गया है। 6 में क्या है आपका? न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? 7 क्वेश्चन में उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखिए सीएसएफ में आपसे आयनिक करेक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आयनिक करेक्टर पूछा गया है। और कब पूछा गया है? जब आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आपको 3.3 दिया गया है। तो याद रखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्वेश्चन में दिया जाए और आपसे परसेंटेज पूछी जाए, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिया जाए, तो वहां पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इक्वल 0.16 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना कर लेंगे, फिर प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर इंटू 100। इतना करना है। जब भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिया जाएगा आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? 0.16। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 3.3। यहाँ पे 0.035 और यहाँ पे 3.3 का स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे 0. इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, और इसकी इससे मल्टीप्लाई इंटू 100। फॉर्मूला आना चाहिए। कैलकुलेशन देखिए आप अपने आप करेंगे तो ये कैलकुलेट करके जो भी आता है वो आपका 90.9% आ जाता है। ये आपका आयनिक आ जाता है। तो याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी किसी क्वेश्चंस में आपसे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर पूछा जाएगा, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिया जाएगा, तो वहां पे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर के लिए आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, 0.16 इंटू डेल्टा। डेल्टा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे, आयनिक आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज ऑफ कोवलेंट पूछा जाता, तो परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर इक्वल क्या कर लेंगे आप? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो जितना आयनिक आता है उसको क्या कर दीजिए? 100 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका
ये वाला 6 था, ये 6 है, ये 7 है। तो 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है। किस किस में पूछा गया है? CF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। ओके, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और उसने कहा इनमें से किसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक बात याद रखिए, जब भी आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है और आपके पास देखो जो शुरू में लगा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पे पॉजिटिव होगा तो इस पर कैसे होगा? निगेटिव। पॉजिटिव वालों को हम क्या कहते हैं? यहाँ लिख दूं, कैटायन। और निगेटिव वालों को हम क्या कहते हैं? एनायन। इतना पता चल गया। तो जब कैटायन सेम हो और एनायन क्या हो? डिफरेंट हो, तो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज वाला। यहाँ पे पॉजिटिव तो सेम है क्योंकि Ca चारों में सेम है, तो कैटायन तो सेम हो गया। डिफरेंट कौन है? निगेटिव चार्ज वाला। और निगेटिव चार्ज वाले में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। जिसका साइज कम होगा, इनवर्सली का मतलब समझ गया ना, जिसका साइज कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कौन कौन अटैच है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे को चलने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे को बढ़ता है ना, तो साइज बढ़ रहा है। हमें क्या देखना है? जिसका साइज कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है तो सबसे कम किसका होगा? फ्लोरीन का। और जिसका साइज कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? यहाँ पे CaF2। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, अगर पीपी ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन, पीपी ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन, इनमें से किसमें पॉसिबल नहीं है? उसने पहला दिया था आपको यहाँ पे Cl2, सेकंड दिया था आपका O2, थर्ड दिया था आपको N2, फोर्थ दिया था हाइड्रोजन। तो देखिए ओवरलैपिंग का कैसे पता चलता है। देखिए पीपी ओवरलैपिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है जहां से क्या होता है? आपका सेकंड पीरियड शुरू हो जाता है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अगर आ गए तो पीपी ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड में ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। सेकंड पीरियड में पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में नहीं। तो जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होता है वो कौन होता है? आपका हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन है? हीलियम तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स में पी की कभी भी पॉसिबिलिटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है ना? पी की पॉसिबिलिटी कहाँ से जनरेट होगी? सेकंड पीरियड से। अब ये क्या है? ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, ये सेकंड का है, और ये क्या है? फर्स्ट पीरियड का है। फर्स्ट पीरियड के में कभी भी पीपी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा। ओके, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में उसने कहा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल फॉर्म ए वीक बॉन्ड। उसने दिया था किस में वीक बॉन्ड बनेगा? sp2sp2, sp2s, थर्ड दिया था उसने ss, और फोर्थ दिया था उसने pp कोएक्सियल, कोएक्सियल। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से किस में वीक बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो किस में वीक बॉन्ड बनेगा? तो ऑलवेज याद रखिए इसमें जो वीक बॉन्ड बनेगा वो ऑलवेज एसएस में बनेगा। किस में बनेगा? एसएस में। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे पीपी जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पीपी में वीक बॉन्ड नहीं बनता है। ऑलवेज याद रखिए अगर आपसे कभी भी वीक बॉन्ड पूछा जा रहा है तो वो एसएस में पूछा जाएगा। क्यों बनता है? क्योंकि उसका रीजन होता है, क्योंकि एसएस में ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल करेक्टर पाया जाता है, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल करेक्टर पाया जाता है ऑफ एस ऑर्बिटल।
तो नॉन डायरेक्शनल करेक्टर के कारण क्या होता है कि जो एस एस के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी वीक हो जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड किस में पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो वीक बॉन्ड है वो एस एस में पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन डायरेक्शनल, है ना, नॉन डायरेक्शनल करेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल। याद रखेंगे, एज ए थ्योरेटिकल है, इतना माइंड पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है, माइंड में सेव कर लीजिए, ठीक है। हाँ, 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 10 क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपसे प्लेनर पूछा गया है कि इनमें से किसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी। तो बेस पर थ्योरी लगेगी यहाँ पे, किसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी। अब ज्योमेट्री प्लेनर की बात हम कर रहे हैं, देखिए पहले क्या दिया, NH4 पॉजिटिव, सेकंड क्या दिया गया आपको यहाँ पे BF4 निगेटिव, तीसरा क्या दिया गया XCF4 और SiCl4। प्लेनर का मतलब क्या देखिए यहाँ पे इसने शॉर्ट में लिखा है प्लेनर, एग्जाम में जब भी लिखा है कि स्क्वायर प्लेनर लिखा आ सकता है, तो स्क्वायर प्लेनर लिखे या प्लेनर लिखे, बात एक ही है। तो ये पॉसिबिलिटी कब जनरेट होती है, अब देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये ज्योमेट्री वहीं पे पॉसिबल है जहां पे आपके हाइब्रिडाइजेशन में डी आ जाए, क्या आ जाए, डी आ जाए। और डी में भी स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, सभी ने बेस्ट पर पढ़ी है, जब sp3d2 होता है, जब क्या होता है sp3d2 होता है। तो पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन कहाँ है, जहां पे डी का इन्वॉल्वेशन आएगा। अगर हम इस NH4 पॉजिटिव की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, मैंने निकालना सिखाया था आपको, 1/2 5 + 4 - 1, तो कितना आ गया, 8 का 4, 4 पे sp3, इसमें नहीं होगी, इसको निकाल लेते हैं, n = 1/2, 3 + 4, माइनस को क्या करते हैं प्लस, और प्लस को क्या करते हैं माइनस, इंटू 8, 4 sp3, ये भी नहीं होगा। XCF4 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, XCF4, तो XCF4 क्या होगा, n = 1/2 जिनॉन 8 + 4, तो 1/2 × 12, तो कितना आ गया 6, और 6 पे कैसा होता है sp3d2। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, कैसे, आपको पता है ना 6 पे sp3d2 होता है, कैसी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन मैंने आपको लॉन पेयर निकालना सिखा रखा है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो n की वैल्यू आती है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जितना अटैच है उसको नीचे लिख दीजिए। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना लॉन पेयर आता था, 2। और मैंने क्या बताया था कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो और 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो लॉन पेयर, 2, तो ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, स्क्वायर प्लेनर। ओके, याद रखिए बेस पर थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अगर 11 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 11 में उसने पूछा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कौन सा नाइट्रोजन रखेगा। पहला दिया था आपको NH3, अगर हम NH3 की बात करें तो n = 1/2, यहाँ पे कितना है 5 + 3, कितना हो गया 8, 4, तो ये sp3 रखेगा। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में आपको NOCl दिया गया है, तो नाइट्रोजन सेंटर एटम है, Cl के साथ सिंगल बॉन्डेड जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, एक लॉन पेयर। अब कितना हो गया, 2 2 4, सिग्मा को काउंट करते हैं, पाई को काउंट नहीं करना होता है, पाई को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ऑलवेज किसको काउंट करना होता है इनऑर्गेनिक में, बोलो, सिर्फ सिग्मा को और लॉन पेयर को। तो कितना हो गए 2 4, पाई को नहीं काउंट करना, पाई को काउंट नहीं करना है, सिर्फ किसको काउंट करना है, ओनली सिग्मा को काउंट करना है। तो सिग्मा एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से, तो 2 2 4 और 2 लॉन पेयर, तो 6 / 2, कितना आ गया 3, तो 3 पे क्या हो जाएगा sp2। ओके, कर लेंगे आप, तो इसका आंसर बी हो जाएगा NOCl। 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। 12 की बात करते हैं, 12 आपको न्यूमेरिकल्स दिया गया था। न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, उसने 12 में बात की थी कि यहाँ पे द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, आपके पास एक NH3 मॉलिक्यूल है,
अब NH3 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसने कहा था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.48 dy है। दूसरा उसने कहा था कि इसकी लेंथ बतानी है। आपसे क्या पूछी गई थी? लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी, तो आपको लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालना है तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट दिया गया है। अब डाइपोल मोमेंट इक्वल क्या होता है आपको पता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल q इंटू डिस्टेंस, या लेंथ बोल सकते हैं आप। ये तो आपसे डी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डी। दिया क्या गया है बोलो? आपको डाइपोल मोमेंट, चार्ज आपको पता है। अगर आपको चार्ज नहीं दिया गया है तो आपको पता है चार्ज कितना होता है ऑलवेज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सभी का पड़ा हुआ है। डिस्टेंस निकालनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। डाइपोल मोमेंट दिया गया है, चार्ज आपको पता है, डी आपको निकालना है। लेकिन याद रखिए जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, तो आपको डाइपोल मोमेंट सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता है। डाइपोल मोमेंट का पता है लेकिन डिस्टेंस का नहीं पता चलता। जब डिस्टेंस निकालते हैं और डाइपोल मोमेंट आपको डिवाई में दिया है तो आपको डाइपोल मोमेंट किस में लेना होगा? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर के लिए हम डिवाई को कैसे चेंज करते हैं देखिए। अभी डाइपोल मोमेंट दिया है आपको 1.48 डिवाई, आपको इसको क्या में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो डिवाई को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अब म्यू इक्वल कितना है? 1.48 डिवाई सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 3.33 इंटू 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डाइपोल मोमेंट का जो डिवाई यूनिट है वो किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ये आपके पास हो गया। चार्ज आपको मिल गया है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे आप समझदार हैं क्योंकि डाइपोल मोमेंट इक्वल क्या होता है? क्यू इंटू डी। डी आपको निकालना है तो क्यू कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 1.48 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये डिवाइड आउट करके जो आपका आएगा वो आपका आएगा, कैलकुलेट कर लेना भाई, कैलकुलेट नहीं कराऊंगा मैं, इंटू 10⁻⁻9। क्या आ जाएगा? ये नैनोमीटर। क्योंकि मुझे जो इस क्वेश्चन में आपको बताना था वो ये चीज बतानी थी, डिवाई को जब भी लेंथ निकालनी होगी तो डिवाई को सेंटीमीटर में चेंज करना है। और जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। बात रही चार्ज की, तो चार्ज का आपको पता है चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 13 में भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया गया है। और यहाँ पे उसने क्या कहा है कि बॉन्ड लेंथ आपको डी दी है 1.275 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे आपको चार्ज दिया गया है क्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU दिया गया है। और आपको जो डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया गया है, ये डाइपोल मोमेंट आपको ऑब्जर्व कहते हैं इसको हम, जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वो होता है 1.02 डिवाई। तो आपसे क्या पूछा है देन, है ना, कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ, या कितने परसेंट बॉन्ड क्या होगा आपका? आयनिक या कोवलेंट। ऑप्शन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई है, परसेंटेज ऑफ आयनिक या आप क्या कह सकते हैं कोवलेंट। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में आपसे कह देता हूँ, चलो छोड़ो, मैं आपसे कहता हूँ कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बताइए। क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। मैंने आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बताइए इसमें। अगर जो आयनिक हमारा आया और ऑप्शंस में इतने परसेंट आयनिक है तो ठीक है, वरना कोवलेंट निकाल के देख लेंगे, क्योंकि दो ही कंडीशन जनरेट हो सकती है, तो आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। लेकिन हम सब क्वेश्चंस में इस वैल्यू से करेंगे, वो ऑलवेज हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। मैं फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको इस क्वेश्चन में एक तो डिस्टेंस दी गई है, एक आपको चार्ज दिया गया है, एक डाइपोल मोमेंट आपका जो ऑब्जर्व है वो दिया गया है, और उसने क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कितना होगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ही पूछा जाएगा। नहीं भी पूछा जा रहा है, कोवलेंट पूछा जा रहा है, तब भी आपको आयनिक ही निकालना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आयनिक ही निकलता है। कोवलेंट हम 100 माइनस करके, जैसे मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला लास्ट क्वेश्चन अभी कराया था कुछ टाइम पहले। तो आप क्या करिए, अब आप परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं? ये परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, बोलो, याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इक्वल म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। अब ऑब्जर्व तो क्वेश्चन में दे दिया ना म्यू ऑब्जर्व। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेटेड को ऐसे निकाला जाता है, म्यू कैलकुलेटेड क्यू इंटू डी। अब क्यू कितना दिया गया आपको? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU।
और डिस्टेंस कितनी दी गई आपको 1.275 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए एंगस्ट्रॉम को ऑलवेज सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या कर देते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 4.8 इंटू 1.275 -10 ये है -8 ये है, तो कितना हो गया 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और ये ESU सेंटीमीटर जो होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये होता है आपका 1 के इक्वल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 1.275 डिवाई आ जाएगा। ये आपका आ गया, इतना आप कर लेंगे। अब आप इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है आपका, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इक्वल क्या है म्यू ऑब्जर्व कितना दिया गया आपको 1.02 और कैलकुलेटेड कितना आया कि 4.8 इंटू 1.275 इंटू 100। तो ये आप डिवाइड करके जो आएगा ये आपका आएगा 17% आयनिक। लेकिन जो ऑप्शंस में दिया गया है वो 70% आयनिक नहीं है, पेपर आपके पास है तो कोवलेंट आ रहा है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर निकालें तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस आयनिक, और आयनिक कितना है 17, तो कितना बचा 83% कोवलेंट, और 83% कोवलेंट आपका बी ऑप्शन है। ओके, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से करना है, एक बार और प्रैक्टिस करिए, पक्का कह रहा हूँ दावे के साथ करूँगा। डाइपोल मोमेंट का जिक्र क्वेश्चन में हुआ और न्यूमेरिकल्स की बात हुई तो दो ही कंडीशन पूछ सकते हैं, या तो आपसे साहब डिस्टेंस पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा, पक्का ही नहीं में से ही आना है। तो बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब आपका 14। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उसने ज्योमेट्री को पूछा है आपसे। किसको पूछा है ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री किसकी पूछी है यहाँ पे AlF6 3 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री AlF6 3 नेगेटिव की क्या होगी। उसने ऑप्शन दिए थे टेट्राहेड्रल, तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको ऑलवेज याद रखिए, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो ये मैक्सिमम सभी का सही गया होगा, पिरामिडल है या ऑक्टाहेड्रल है। तो देखना कुछ नहीं होता, देखिए जो सेंटर एटम होता है क्या होता है सेंटर एटम, और सेंटर एटम अगर आपके पास किसका है पी ब्लॉक का है, किसका है पी ब्लॉक का, किसको छोड़कर इनर्ट गैस को छोड़कर, इनर्ट गैस को छोड़कर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए आप, क्या देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। और जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद आ जाता है तो मैंने सभी को आपको बता रखा है कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए, ये सेंटर एटम के साथ जो अटैच है उसका नंबर 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इनर्ट गैस मैंने इसलिए नहीं लिखा, इनर्ट गैस मैंने इसलिए लिखा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना, XCF6 में हो जाती है। कौन से में हो जाती है XCF6 में, इसलिए ये लिखवाया है। वरना इसको छोड़कर अगर कहीं पे भी 6 आ जाए तो ऑलवेज कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑलवेज कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन में चले जाइए आप, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब भी ऑक्टाहेड्रल होनी है, पी ब्लॉक का कोई भी दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब भी ऑक्टाहेड्रल ही होनी है, किसको छोड़कर XCF6 को छोड़कर। ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाता है लेकिन ये डिस्टॉर्टेड बनाता है। वरना कहीं पे भी जब भी आपसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या सेंटर एटम के साथ जब भी 6 जुड़ा है, कितना जुड़ा है 6 जुड़ा है, कितना जुड़ा है 6, ऑक्टाहेड्रल यानी है साहब, और कुछ आ ही नहीं सकता है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था पोलैरिटी का, HCl, CO2, H2O, HF, क्या पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का। अब जब भी आपसे पोलैरिटी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है पोलैरिटी, तो पोलैरिटी ऑलवेज याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसी की क्या होगी? पोलरिटी भी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब एक बात याद रखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो मेरे कैसे एक पॉइंट याद रखिए, देखो जो सेम होता है उसको कभी मेजर मत करो, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम जो फैक्टर लगाते हैं वो हमेशा उसमें लगाते हैं जो डिफरेंट हो। अब इनमें डिफरेंट क्या है? HCl है ना, इसमें कौन है डिफरेंट? Cl। इसमें कौन डिफरेंट है? आपका ऑक्सीजन। इसमें डिफरेंट कौन है? फ्लोरीन। तो हम इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे, क्योंकि जो सेम उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। अब आपको पता है क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। उससे कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की। उससे कम किसकी होती है? क्लोरीन की। और अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। और लीनियर में पोलरिटी जनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है? फ्लोरीन की। तो ये सबसे ज़्यादा पोलर, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम कौन हो जाएगा? CO2, क्योंकि लीनियर है, सिमेट्रिकल हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम। तो सबसे कम कौन हो गया आपका? CO2। उससे ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्योंकि इंक्रीजिंग बताना ना, उससे ज़्यादा कौन होगा? Cl। उससे ज़्यादा कौन होगा आपका? H2O। और सबसे ज़्यादा पोलरिटी कहाँ होगी? HF में, क्योंकि HF की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। ओके, इतना कर लेंगे आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15। ये 15 था आपका। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने क्या कहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए। तो याद रखिए, नॉन पोलर वहां पे बनता है जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बने। अब पोलर बॉन्ड वहां पे बन जाता है जहां पे आपका आयनिक बॉन्ड बने। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब आपकी एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से अटैच हो। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आपका मेटल किससे अटैच हो? नॉन मेटल से। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड में भी बन सकता है, या दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है? जब आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो। क्या बन रहा हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कंडीशन तब भी जनरेट हो सकती है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आपको क्या दिया गया है? C2H6। बी क्या दिया गया आपको? NH4Cl। थर्ड क्या दिया गया आपको यहाँ पे? HCl। और डी क्या दिया गया आपको? AlCl3। तो यहाँ पे कार्बन कैसी है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी क्या होती है? नॉन मेटल। कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, कोवैलेंट कोवैलेंट, दिस नॉन पोलर। यहाँ पे क्या है? मेटल, ये नॉन मेटल, और ये क्या है बेटा आपका? ये भी नॉन मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन Cl के साथ ऑलवेज आयनिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। आपसे क्या पूछोगे? दोनों पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रॉपर्टी कौन सा कर सकता है? तो ये आयनिक बॉन्ड वाली करता है। ये कौन सी कर रहा है? आपकी नॉन पोलर वाली कर रहा है, मतलब कोवैलेंट वाली कर रहा है। अगर आप AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल है, और Cl कैसी है आपकी? नॉन मेटल है। तो जब एक मेटल हो गई, एक नॉन मेटल हो गई, तो इनमें कौन सा बनता है? आयनिक। ये भी हो गया। ये कैसे हो गया बेटा? इसमें कौन सा हो गया? आयनिक। इसमें भी कौन सा हो गया? आयनिक। ऑर्गेनिक वाले कैसे होते हैं? हमेशा नॉन पोलर कोवैलेंट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें NH4Cl की, तो NH4Cl में क्या होता है? आपको पता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये ब्रेक होगा, NH4Cl ब्रेक हो जाएगा। अब जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रही है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है आपकी? नॉन मेटल। समझने की कोशिश करिए, नाइट्रोजन क्या है आपकी? नॉन मेटल। और हाइड्रोजन भी कैसी है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या बना देंगी? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट कैसे जाएगा? नॉन पोलर। और ये पॉजिटिव Cl निगेटिव के साथ कैसा बना लेगा? जहां पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, कौन सा बॉन्ड बनता है? पढ़ा होगा 11वीं में भाई, आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? पोलर। तो NH4 पॉजिटिव Cl के साथ क्या बना रहा है? आयनिक।
लेकिन ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, कोवलेंट। तो इसके कारण कैसा हो गया ये नॉन पोलर, और इसके कारण कैसा हो गया पोलर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आता है आपका, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने आपसे कहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, नॉट पैरामैग्नेटिक। कौन कौन दिया गया आपको, S2 निगेटिव, यहाँ पे N2 निगेटिव, O2 निगेटिव, और आपको याद रखना है NO। तो देखिए, अगर आप याद रखिए, अगर आपके पास, मैं नोट करके कुछ सिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 10 से मैं बात कर रहा हूँ, 10, 11, 13, 15, 16, और उसके बाद आपका 17 और 19, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो ऑलवेज होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और उससे अलग अगर आपके पास 12, 14, 18 आ रहा है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो आपका कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बात तो पता है ना, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो इसमें क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे आप। अब सल्फर का कितना होता है, 16, और माइनस को क्या करते हैं, प्लस। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन पे क्या, डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो गया आपका, डाया। ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। और देख लेते हैं, आंसर तो यही हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, 2 का कितना होता है, 14, माइनस को क्या करिए, प्लस, 15 पे कैसा होता है, पैरा। तो ये आपका पैरा हो गया। एक ऑक्सीजन का 8, 2 का कितना हो गया, 16, और माइनस को प्लस, 17 पे भी कैसा होता है, पैरा। ये भी आपका पैरा हो गया। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 और 7 15, और 15 पे भी कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए और नेचर देख लीजिए। तो इसका आंसर 17 का कौन सा हो जाएगा आपका, बोलो, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में उसने कहा है कि नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बताना है आपको, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। किस किस में बताना है, एक आपको दिया SF4, एक CF4, और एक XCF4। इतना कर लेंगे आप। तो देखिए कैसे निकालते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने सिखा रखा है आपको, जो लेक्चर लिया था मैंने क्लास में आपका, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला क्या दिया आपको, SF4। अगर आप SF4 का निकाल रहे हैं, तो N = 1/2 कीजिए। सेंटर एटम किस ग्रुप का है, 6 का, वो लिखिए। कितना अटैच है, 4, उसको लिख दीजिए। कितना आया, 1/2 × 10, जो N की वैल्यू आई कितनी आई, 5, अटैच कितना है, 4, उसको माइनस कर दीजिए, लॉन पेयर आ गया। कितना लॉन पेयर हो गया इसमें, 1। अब CF4 को देखते हैं, CF4 को यहाँ निकाल देता हूँ। तो CF4, N = 1/2, कार्बन कौन से का है, 4 का, कितना जुड़ा है, 4, इतना कर लेंगे आप। तो 1/2 × 8, कितना आ गया, N की वैल्यू कितनी आ गई, 4, अटैच भी कितना है, 4, कितना आ गया, 0। ये भी कर लेंगे आप। तो SF4 में कितना है आपका, 1, इसमें कितना है, 0। और XCF4 की बात करें, तो N = 1/2, XC कौन से का होता है, 8 का, कितना है बेटा, 4, तो कितना आ गया आपका, 1/2 × 12। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और H कितना है, 4, तो 6 में से 4 गया, 2। तो XCF4 में कितना आ गया आपकी, 2। तो क्या आ गया, 102। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 102, डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो उसने कहा है कि यहाँ पे आपको पेयर करके दिया गया है, और उस पेयर में क्या क्या दिया गया है आपको मैं बता देता हूँ। N2O2 2 पॉजिटिव, दूसरा दिया गया है उसने N2O2 निगेटिव, तीसरा आपको दिया है N2O2, और लास्ट दिया है उसने O2 पॉजिटिव N2। उसने कहा कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है, किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो इसके लिए आप एक बात याद रखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता रहा हूँ, 14 आ रहा है तो 3 होता है, 15 आ रहा है तो 2.5, 16 होता है तो 2,
17 होता है तो 1.5, 18 होता है तो आपका 1, तो इसमें काउंट कर लेते हैं। अब जिसमें सेम आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 पे 3, 15 पे इतना, 16 पे इतना, 17 पे इतना। अब नाइट्रोजन में एक में कितना होता है 7, नाइट्रोजन एक में कितना होता है 7, 2 में 14, 14 पे कितना 3। O2 एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 2 का कितना हो गया 16, 16 में से 2 गया 14, तो 14 में कितना होता है 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एक और बता देता हूँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 का 14, 14 पे कितना होता है 3। एक ऑक्सीजन का 8, 2 का कितना हो गया 16, 16 में से एक गया कितना हो गया 15, 15 पे कितना होता है आपको 2.5। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसका सेम होगा, और सेम किसका है फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पे N2 भी और O2 2 पॉजिटिव, दोनों का कितना आ रहा है 3। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 20 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। देखिए 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन में उसने कहा है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड एंगल का आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। बॉन्ड एंगल का आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। किस किस में पूछा गया, H2O, NH3, CH4, C2H2। ओके, अब C2H2 की बात करें तो आपको पता है कि C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इतना तो आप कर लेंगे। अगर अब हम तीनों की बात करें, इन तीनों की बात करें, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिखा दिया। इसमें भी sp3 होता है, इसमें भी sp3 होता है, इसमें भी sp3 होता है। और आपको पता है नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होता है। और एक लॉन पेयर के आने पे, कितने लॉन पेयर आने पे, एक लॉन पेयर के आने पे 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड एंगल है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये कि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां पे लॉन पेयर कम, अब कार्बन पे तो 0 है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसको इससे कम, इसका इससे कम, तो इसलिए देखा जाता है इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है ना। इसका आपका 107 डिग्री होता है, और इसका 104.5 डिग्री होता है, और इसका कितना होता है 180। तो सबसे कम किसका होगा आपका H2O का, क्योंकि लॉन पेयर बढ़ता गया, उससे ज़्यादा NH3, उससे ज़्यादा CH4, उससे ज़्यादा C2H2। इतना आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 में उसने पूछा है बॉन्ड लेंथ को पूछा है। किसको पूछा है, बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, किस किस में पूछा है, उसने यहाँ पे पूछा है आपसे ऑक्सीजन में पूछा है बॉन्ड लेंथ। 3 दिया गया है आपको, एक O2 दिया गया है, एक H2O2 दिया गया है, और एक क्या दिया गया है आपको O3 दिया गया है। अगर हम O2 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 16, तो 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 का, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन पे मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसका, तो 2 हो गया। अगर हम H2O2 की बात करें तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 8, तो 2 का कितना हो गया 16, और 16 2 कितना हो गया 18, और 18 पे कितना होता है 1, तो इसका कितना हो गया 1। अब O3 की बात करें तो O3 का मैंने आपको बताया है कि जिसमें अगर हम O3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जहाँ पे डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पे ऑलवेज क्या होता है रेजोनेंस आ जाता है। जहाँ पे डबल सिंगल आएगा, जहाँ पे भी डबल सिंगल आएगा, जैसे बेंजीन देखा है ना, बेंजीन में भी डबल सिंगल आ जाता है, तो वहाँ पे ऑलवेज जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 2, तो ये आपके बॉन्ड ऑर्डर आ गए। आपको क्या निकालनी है बॉन्ड लेंथ। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। किसके इनवर्सली होती है,
बॉन्ड ऑर्डर के। तो जब आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है इसमें, H2O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। उसके बाद O3 और उसके बाद O2। ओके, तो 21 क्वेश्चन हो गए। 21, 22 देखते हैं। तो 21 के बाद अगर हम 22 की बात करते हैं, तो 22 में उसने क्या कहा है कि कौन सा इनमें से ऐसा है, आपको दिया गया NO3 निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, BO3 3 निगेटिव और SO3 2 निगेटिव, कि किस में आपका P पाई D पाई ओवरलैपिंग होगी, किस में आपका P पाई D पाई ओवरलैपिंग होगी। तो देखिए इसके लिए एक बात याद रखिए, अगर आपके पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो सेकंड पीरियड में कौन आते हैं आपको पता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड का है अगर, तो थर्ड पीरियड में कौन आता है आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो याद रखिए अगर सेकंड पीरियड का है तो ऑलवेज P पाई करेगा, ओके। और थर्ड का है तो कौन सी करेगा, D पाई। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कौन सी का है, सेकंड का। ऑक्सीजन भी कौन सी का है, सेकंड का। कौन सी करेगा, P पाई P पाई। आपसे क्या पूछा गया, P पाई D पाई किस में होगी। कार्बन कौन सी का है, सेकंड का। ऑक्सीजन भी किसका है, सेकंड का, P पाई P पाई। बोरॉन कौन से का है, सेकंड का। ऑक्सीजन किसका है, सेकंड का, तो P पाई P पाई। सल्फर किसका है साहब, सल्फर D का है, तो D पाई। पहले आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सल्फर D का है और ये कौन सा का, P का, तो D पाई P पाई। ऐसे भी लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, बात एक ही है। क्योंकि ये सेकंड का है तो P पाई करेगा, थर्ड का है तो D पाई करेगा, तो P पाई D पाई भी लिख सकता है। ओके, समझ आया। 23 देखते हैं। 23 की अगर हम बात करें तो 23 रेक्टाफिकेशन वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीज, तो द बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल ऑलवेज, ये पॉइंट आप याद रखिए, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस करेक्टर। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बॉन्ड एंगल, ये 24 बताया मैंने आपको। 24 में पूछा गया, तो उसने 24 में पढ़ रहा हूँ कि एज द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ऑलवेज एस करेक्टर बढ़ने के साथ बढ़ता है। और 23 क्वेश्चन की बात करूँ तो 23 क्वेश्चन भी आपको याद ही रखने वाला है, क्योंकि उसमें उसने पूछा था कि H2O2 में OOH के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो H2O2 में OH के बीच के बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 24 हो गया। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में उसने कहा है कि करेक्ट ऑर्डर बताना डाइपोल मोमेंट का। 25 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात किसमें की थी, BF3 NH3 NF3 में पूछा गया था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर वो आपसे डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। अब यहाँ पे ये सेंटर एटम बोरोन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, कि जिस सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना है। अब यहाँ पे सेंटर एटम भी है, क्योंकि सेंटर एटम तो पता है ना जो अकेला होता है, तो इसकी तो अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, तो इसका मतलब क्या, BF3 का तो सबसे कम होना है। अब इन दोनों में देखना है। देखिए मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 की स्ट्रक्चर पिरामिडल कुछ इस तरह की होती है, और हम NF3 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। एक बात याद रखिए हमेशा, केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा है
इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो हमेशा लॉन पेयर होता है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ चलता है। तो डाइपोल मोमेंट किधर चलेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। इसको माना हमने इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में देखें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? नाइट्रोजन। तो इस डायरेक्शन में चलेगा। मान लीजिए कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? μ2 है। तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। किस में चल रहा है? सेम डायरेक्शन में। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? अब ये सेम डायरेक्शन में है तो ये तो ऐड हो जाएगा, तो इसका तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें जुड़ गया है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसे हो गई। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? NH3 का, उसके बाद NF3 का, और सबसे कम किसका होता है? BF3 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन में उसने कहा कि नंबर ऑफ सिग्मा 1 P4O10। ये खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं बता रहा हूँ। P4O10 की बात करें तो कितने फास्फोरस हैं? 4 फास्फोरस बना लेंगे आप। कितनी ऑक्सीजन? 10। 4 ऑक्सीजन इन फास्फोरस से जुड़ जाएंगे यहाँ से। कितनी आ गई? 8। ये दो ऐसे जुड़ जाएंगे तो 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 क्या हो गया आपके? सिग्मा। और पाई कितना हो गया? 1 2 3 4 पाई। तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए क्योंकि आपको स्ट्रक्चर इस तरह से मेजर करना है कि जो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ ऑलवेज 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 5। तो आपको स्ट्रक्चर इस तरह से बनानी है कि हर फास्फोरस आपके कितने बॉन्ड बनाए? 5 बॉन्ड बना ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम। 27 क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होती है? अगर हम 27 क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिए, अगर आपको कभी भी एसिड दिया गया है, क्या दिया गया है? एसिड। चाहे वो एसिटिक एसिड दिया हो, चाहे वो आपको बेंजोइक एसिड दिया हो, तो याद रखना इनमें ऑलवेज एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऑलवेज मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि ये ऑलवेज डाइमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण, डाइमेरिक का मतलब 2 मोल लेते हैं और आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो डाइमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होने के कारण ऑलवेज एसिड में क्या होता है? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, 28 क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 28 क्वेश्चंस की बात करें तो 28 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम पहले की बात करें तो ClO3 निगेटिव दिया गया है, तो निकाल लेते हैं। N=1/2। सेंटर एटम कौन है? क्लोरीन। ऑक्सीजन को तो ऐड नहीं करते और माइनस को क्या कर देते हैं? प्लस। तो 1/2 इंटू 8 4। अटैच कितना है? N कितना आ गया आपका? 4। और अटैच कितना है? 3। माइनस किया 1। सेकंड आपको दिया गया है HCF4। N इक्वल कितना है? 1/2 8। कितना अटैच है? 4। ऑक्सीजन को अटैच नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन के समय, ये बात याद रखना। अगर किसी को नहीं पता है तो याद रखिए, जब भी आप ऐसे हाइब्रिडाइजेशन, सेंटर एटम में करके आ रहा हूँ, ये याद रखिए। N=1/2 सेंटर एटम जिस ग्रुप होता है उसको लिख रहा हूँ, उसके साथ जो अटैच है उसका जितना नंबर है उसको लिख रहा हूँ। लेकिन याद रखिए सेंटर एटम से जो अटैच है अगर वो ऑक्सीजन है तो उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 1/2 इंटू 12। तो N इक्वल कितना आ गया? 6। अटैच कितना है? 4। जितना अटैच होता है उसको माइनस कर दीजिए, वो आपको लॉन पेयर। तो इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया। SF4 की बात करते हैं तो N=1/2। सेंटर एटम कौन से का है? 6 का है। अटैच कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 10। तो N इक्वल कितना आ गया आपका? 5। और अटैच कितना है? 4। तो 5 में से 4 गया 1। और लास्ट जो आपको दिया गया वो दिया गया I3 निगेटिव। देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल सकता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सेंटर एटम बनाना पड़ता है। तो इसका सेंटर एटम कैसे बन सकता है? जब भी ट्राइटोमिक कंडीशन आएगी तो आप उसको डिसोसिएट कर लीजिए, I/I2। तो सेंटर एटम आपका बन गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सेंटर एटम का होना बहुत जरूरी है।
तो जब भी ट्राई जैसे मान लीजिए मैं O3 देता तो O इंटू A2, तो जैसे ही आप इसका एन निकालेंगे तो आयोडीन कौन सा हो गया 7 का, कितना अटैच है 2, और माइनस को क्या कर देंगे प्लस, तो 1/2 इंटू 10, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, और अटैच कितना है 2, तो 5 में से 2 गया 3, तो मैक्सिमम लॉन पेयर किस में आ रहा है I3। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचा है 29, उसने इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की हम बात करें, किस में पूछा है, AgCN का होल ट्वाइस, तो आपको पता है ना AgCN का होल ट्वाइस निगेटिव, कोई बात नहीं, निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास Ag है, कितने CN है, तो CN ऑलवेज कैसे अटैच होता है, तो यहाँ पे 2 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ, तो टोटल कितने पाई हो गए आपके पास 4 पाई, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी। तो मैंने आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग का जो 29 का 29 क्वेश्चन है जो मेरा टेस्ट पेपर था मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, और सॉल्व करने के साथ साथ मैंने आपको ऐसी ट्रिक ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें बता दिए। अगर आप इन 29 क्वेश्चंस को करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के जाएंगे तो 2023 में आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पेरियोडिक टेबल का जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करके देता हूँ। ओके, टेक केयर।